वसई विरार क्षेत्र में आदिवासी तथा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन पर अवैध निर्माण करना बेहद मामूली बात मानी जाती है और यह कार्य किया जाता है यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा। यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासियों को उनके घर से बेघर किया जाता है, उनकी जमीनों से बेघर किया जाता है, उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ये सारा घटनाक्रम सिर्फ जुबान बंद कर देखते रहते हैं। कारण यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा इन सभी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी औकात से अधिक पैसे देकर उनकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। शायद इसीलिए यह प्रशासनिक अधिकारी इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई करने से लगातार बचते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, अवैध निर्माण किए गए। वहीं उनकी आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया परिवर्तन संगठन ने। यह परिवर्तन संगठन किसकी है, वह आदिवासी कौन है, ये तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करेंगे शिव प्रताप सिंह से। आपको बता दें, शिव प्रताप सिंह यहाँ के एक अच्छे समाज सेवक हैं, कुशल राजनीतिक हैं, परिवर्तन संगठन में एक पदाधिकारी हैं और इन सब के बीच में बेहद खूबसूरती से अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शिव प्रताप सिंह से। शिव प्रताप सिंह जी नमस्कार। शिव प्रताप जी, सबसे पहले बताइए परिवर्तन संगठन क्या है, किस तरह से काम करती है? परिवर्तन संगठन की स्थापना एडवोकेट मेहदी जी ने की है और वो पेशे से वकील हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। तो उनके पास अनेक लोगों के फ़ोन आए कि हमारी ज़मीन लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर अवैध बांधकाम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि लोगों को फिर उन्होंने बुलाया तो बेचारे ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं अशिक्षित हैं, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने मार्गदर्शन में उनको जो स्थानिक प्रशासन है उनको वहाँ पत्र वगैरह बना के दिया, मदद किया। उसके बाद देखा कि पिछले 4-5 महीने से वो लोग जो है वहाँ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और कोई भी अधिकारी, ना दयानंद मानकर, प्रभाग समिति GF जहाँ के भी हैं 9 प्रभाग समिति में से एक भी प्रभाग समिति के लोग जो है सहायक जो है ना MRTP का नोटिस दे रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद उन्हीं के एप्लीकेशन का फिर अपने संगठन के लोगों ने RTA वगैरह भर के जानकारी मांगी तो कहीं कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं घुमा के उत्तर दे रहे हैं कि वहाँ लोग रह रहे हैं। तो 5 महीने से अगर आदमी कोई शिकायत करेगा तो लोग तो रहेंगे ही ना। लेकिन MRTP एक्ट के तहत तो तुमको पहले FIR दर्ज करना चाहिए उनके ऊपर नोटिस देके। FIR दर्ज करने के लिए तो तुमको कुछ ज़्यादा पहाड़ तोड़ना नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। हाँ, वो लोग एक काम करते हैं कि जो संगठन के पदाधिकारी फॉलोअप करना चाहते हैं उनको वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह हैं वो लोग पैसे का लालच देते हैं कि आप फॉलोअप मत करो, आपको पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ हमने देखा है, ये चीज़ हमने पाया है। तो हमारे लोग तो बोलते हैं हमको पैसा नहीं चाहिए, हम जिसके लिए आए हैं तुम उसको मदद करो, उसकी जो अवैध बांधकाम है उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये चीज़ हमने पाया है। तो हमने देखा कि अभी पुलिस स्टेशन बोलते हैं सिविल मैटर है, इसके वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और महानगर पालिका कुछ कर नहीं रही है। और कमिश्नर साहब के पास जाओ तो पहले चिट्ठी में पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है वो बताओ। वो चिट्ठी में लिखा के फिर वो खुद मिलते नहीं है, वो सीधा बोलते हैं जाके रमेश मनाले को मिलो, जाके वो पहले अजीत मुठे थे उनको मिलो, अब वो किशोर गौर साहब उनको मिलो। तो ये सब प्रक्रिया हमने पिछले 4-5 महीने में हमने देखी। हमने देखने के बाद हमने सारा डॉक्यूमेंट जमा किया और फिर हमने जो लोग शिकायत किए थे, मालकी ज़मीन के भी लोग हैं, आदिवासी लोग भी हैं और कुछ शमशान है राजवेली में, शमशान की जमीन के ऊपर अवैध बांधकाम हो रहा है। तो वहाँ के जो हमारे पदाधिकारी उन्होंने बोला भाई ये देखो सर्वे नंबर 125 सर्वे नंबर 115 गाँव राजवेली, ये शमशान के नाम पे सरदार है और जो है वहाँ अवैध बांधकाम हो रहा है। ऐसे सब कुछ जो है देखते हुए हमने कहा कि ठीक है। फिर अभी अपन पत्र व्यवहार करने के बाद हमने ये पाया कि ये महानगर पालिका का हेड कौन है, तो है एकनाथ शिंदे साहब, नगर विकास मंत्री वही है, महानगर पालिका कमिश्नर के ऊपर वही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि उनके बंगले के बाहर हम लोग जो है जितने भी अपने आदिवासी समाज के लोग हैं उनको लेके जाएंगे। यहाँ वो लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी जमीन कब्जा हो गई, खेती नहीं कर पाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो इनको सबको लेके चल के हमारे संगठन के जो लोग हैं मत्स्य तालुका के वो लोग वहाँ हमारे कुछ बढ़ जाएंगे। अब वो जो है नगर विकास मंत्री हैं और जो है मुख्यमंत्री भी हैं।
तो मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे जो समाज के लोग हैं वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग अशिक्षित हैं, उनको कुछ जानकारी है नहीं। अभी आप सोचिए कि हमारे जो आदिवासी बंधु हैं वो लोग रहते हैं कहाँ, सातीवली, पेल्हार, उनके पास रिक्शा भाड़ा नहीं है। वो लोग वहाँ से संगठन के ऑफिस में चल के आते हैं, नेहा दुबे जी से बात करते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, तो 10 फोन करते हैं और उनको ये भी नहीं ज्ञान है कि वो लोग किसी का लिफ्ट लेके आ जाए, बेचारे अपना बच्चा लेके चल के आते हैं। बहुत दुख होता है लोग का देख। इसके लिए हमने ठाना है कि हम मुख्यमंत्री निवास पे जो है 29 तारीख को अमर पोषण करेंगे। अब ये सारा कुछ किशोर गौर जी के हाथ में है। अगर उन्होंने, हमारे लोगों ने संगठन ने पत्र दिया है और जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने भी पत्र दिया है, अगर 28 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो अमर पोषण बैठेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ पहले एफआईआर तो करो उनके ऊपर, बाद में डेमोलिशन का प्रोसीजर करो। आप जो है डायरेक्ट मैं नहीं करूँगा डेमोलिशन कर दो, पहले प्रोसीजर तो फॉलो करो। कोर्ट भी कहता है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून से आप कार्रवाई कीजिए, नोटिस दीजिए, एमआरटी पे एफआईआर कीजिए, बाद में कार्रवाई कीजिए ना। और अगर उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो हम जो है 15 तारीख के बाद हाई कोर्ट चालू हो जाएगा, हम रिट और पीएल करेंगे। हमने रिट और पीएल अनेकों किए हैं, ये भी करेंगे जो है, हम तो न्याय दिलाएंगे, हमारे दरवाजे पे आए हैं तो। और नेहा दुबे जी आदिवासियों से 1 रुपया लेती है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, तो हमारी ये तैयारी है। क्या आप बता सकते हो कि वह कौन भूमाफिया हैं जिन्होंने उन आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया है? बहुत लोग हैं, अभी सबका तो मुझे नाम याद नहीं है। अब जैसे जो हमको वहाँ के लोग बताते हैं, विजिटिंग कार्ड ले, हम जब वहाँ के हमारे लोग जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे लोगों को कस्टमर बना के भेजते हैं। तो कोई सूरज यादव रहता है कहीं पे भी, कहीं कोई अलग अलग लोग रहते हैं, तो सब उनकी शिकायत में प्रॉपर लिखा हुआ है कि जैसे वो साप्टे परिवार है, उसमें कोई सुरेश यादव करके है, वो तो धमकी भी दिया हमारे लोगों की, इधर आके दिखाओ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। हमने सब कंप्लेन भी किया वाले पुलिस स्टेशन में, हमारे संगठन के पदाधिकारी को फोन करके उन्होंने धमकी दिया है तुम यहाँ पे आके दिखाओ प्लॉट के ऊपर। आपने देखा कि किस तरह से आदिवासियों को धमकियां दी जा रही है, कानून व्यवस्था का फुल करके भूमाफियाओं के द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक बेहद शर्म की बात यह है कि यहाँ के पालघर सांसद वे भी आदिवासी हैं और बावजूद इसके इस क्षेत्र में आदिवासियों की ज़मीनों पर लगातार कब्जा हो रहा है, आदिवासी अपने हक से वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या उचित है कि उनका मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर जा कर के आमरण पोषण करना, ये प्रक्रिया यहाँ पे भी कर सकते थे। वैसे विराट शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के बाहर भी वह बैठ सकते थे, कारण क्या है कि उनको वहीं पे जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो उनको बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ आप 2, 4, 6 साल भी बैठ जाओगे तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अभी आपने देखा होगा कि कोई एक लड़का था, वो करीब 2-3 महीने से वो पोषण कर रहा था और उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने वो कमिश्नर की गाड़ी तोड़ दी। हालांकि वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इससे दिख रहा है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ ना देखूंगा, ना सुनूंगा, और ना मैं बोलूंगा, और ना मैं कुछ करूंगा। यहाँ का ये हाल है। तो यहाँ बैठ के क्यों बेचारे लोगों को मच्छर कटवाने का और उनको उनकी जिंदगी के साथ में खेलने का। जो होना हो फैसला एक ही बार हो जाए ना, मुख्यमंत्री निवास के सामने सारा फैसला हो जाएगा। वहाँ शायद इसकी मीडिया रहेगी, हम बुला देंगे उनको 29 तारीख को कि हम आ रहे हैं, हम सबको ईमेल कर दिए हैं, जैसे आपको ईमेल किया हमने वैसा हमारा पर डे ईमेल जा रहा है। अभी इस समय जो पूरे बसे विराट शहर महानगर पालिका के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर किशोर गौर साहब, अभी उनसे ही एक आशा है, अपेक्षा है, नहीं तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास। वैसे विराट क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाक्रम सामने आए हैं जहाँ पे आदिवासियों और सरकारी जगहों पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया, लेकिन प्रशासन ने इन भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने से एक परहेज किया है, सीधे तौर पर अनदेखी की है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन भूमाफियाओं को उत्साहित किया है। अभी हम आपको एक विषय बता रहे हैं, सागर पेट्रोल पंप के पास सर्वे नंबर 38 हिस्सा नंबर 1, वो जो जमीन है वो एक आदिवासी है, पार्वती शंकर साप्टे नाम की, बराबर है। उसका वहाँ पहले पुराना 4 घर था, हाईवे टच जमीन है। ये भूमाफिया कोई सुरेश यादव है, उसने उसका वो 4 रूम तोड़ा, वहाँ पे उसने गाले बनाए और हमारे संगठन के लोगों ने कस्टमर बन के जब उससे बात किया तो उसने कहा मैं ये गाला 34 लाख रुपए का बेचता हूँ, 10x40 का। अभी 34 लाख रुपए का जो गाला बेच रहा है वो, उसमें से कुछ ना कुछ शेयर तो जो है दयाना मानकर को दिया होगा, कुछ ना कुछ मानकर वो जो सुनील जो वहाँ का इलीगल इंचार्ज उसको दिया होगा, वो जो ठेका का इंजीनियर उसको दिया होगा। तो जब जो 40-40 लाख का एक दुकान बेचेगा, 2-5 लाख रुपये फेंक देगा, तो कहाँ वो बेचारी आदिवासी अंगूठा लगाने वाले को कौन शिकायत सुनने वाला है। ये कारण है कि सुनवाई नहीं होती है। और
ये जो इनको जो पगार मिल रहा है, सरकार जो पगार देती है, ये सरकार का पैसा है। और ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, ये लोग जो है सरकार के खाते में पैसा जाने नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ तुम उसको सेल्फ परमिशन लेके तुम उस वहाँ लीगल बिल्डिंग बनाओ ना, महसूल वहाँ का पड़ेगा, वो मिलेगा, उससे उसी के पैसे की तुम पगार खा रहे हो ना। इतनी गद्दारी, तुम्हारा खून सफेद हो गया है, इतनी गद्दारी। वसई विरार में इस तरह के घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस स्थिति में सत्ताधारी पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए? यहाँ के जो बड़े आदिवासी नेता हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, जो काम परिवर्तन संगठन कर रही है, ये काम असली काम जो है अपने यहाँ के सांसद राजेंद्र गावित जी को करना चाहिए था। राजेंद्र गावित जी को जो है कमिश्नर से बात करके उसका निवारण कराना चाहिए था। लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि राजेंद्र गावित जी खुद ही बोल रहे हैं कि सबसे बेकार महानगर पालिका वसई महानगर पालिका है। तो इससे समझ में आ रहा है कि सांसद का भी यहाँ वसई विरार महानगर पालिका में नहीं चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है 2019 की, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और अपने यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे। उन्होंने कहा था कि वसई तालुका को मैं आजाद कराऊंगा। देश आजाद हो गया है लेकिन वसई तालुका आजाद नहीं हो गया। इसका मैं जीता जागता मैं पिछले 5 महीने से मैं देख रहा हूँ उदाहरण। वास्तव में जो परिस्थितियां सामने हैं उसे देख करके सचमुच लगता है कि वसई विरार आज़ाद नहीं है, यह अभी भी भूमाफियाओं के चंगुल में है। दोस्तों, जैसा आपको याद होगा कि हम लगातार पिछले कई महीनों से भूमाफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और इन भूमाफियाओं के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए हमने कई खबरें भी आपके समक्ष पेश की थी और जल्द ही हम वसई विरार के टॉप 10 भूमाफियाओं का कच्चा चिट्ठा लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का।